गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने बिजनेस लॉ के लेक्चर में देखा था, हमने एक लाइन पढ़ी थी, ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। क्या पढ़ा था हमने लास्ट लेक्चर में? ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। लास्ट क्लास में जब हमने ये लाइन पढ़ी थी तो हमने उसके साथ जितने भी टर्मिनोलॉजीज होते हैं जो बिजनेस लॉ में यूज होते हैं हमने सबके बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में ये जो लाइन है कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से वो अग्रीमेंट है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकते। कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 2H में आता है, कॉन्ट्रैक्ट कब होता है? जब एक अग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ होता है। जब एक अग्रीमेंट को हम एक लीगल रूप दे सकते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो आज की क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे अग्रीमेंट है जिनको हम एक लीगल रूप नहीं दे सकते। में हम वो सारी चीज एक बार फिर से रिपीट करेंगे ताकि आपके पास नोट्स कायदे से आप उस चीज को लेकर बना सके। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कौन सा अग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, वो है फैमिली अग्रीमेंट। कौन सा अग्रीमेंट है? फैमिली अग्रीमेंट। फैमिली कुछ भी हो सकता है, एक हस्बैंड एंड वाइफ, ब्रदर एंड सिस्टर्स, घर के लोगों में अगर कोई भी बातचीत होती है और वो झगड़े का रूप ले ले तो आप सीधे कोर्ट कचहरी नहीं जा सकते, उसके लिए पेपर वर्क होना चाहिए। जमीन की बात दूसरी होती है, लेकिन आपसी अगर कोई अग्रीमेंट होता है और बाद में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले लिया है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेल्फर वर्सेस बेल्फर केस, जो कि 1919 में आया था। वो केस अभी हम इसके बाद अच्छे से और समझाएंगे। तो पहला कौन सा अग्रीमेंट है जो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता? वो है फैमिली अग्रीमेंट। अग्रीमेंट बिटवीन द फैमिली मेंबर्स कभी भी हम नहीं कह सकते कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट है हमारा सोशल अग्रीमेंट। कोई भी अग्रीमेंट आपके फ्रेंड्स के साथ, हमने एक एग्जांपल दिया था कि आप अपने दोस्त से सुबह कहते हैं कि शाम को मूवी देखने चला जाए और शाम को जब आप जाते हैं तो आपका दोस्त ना आए, तो आप क्या अपने दोस्त के ऊपर कोई केस कर सकते हैं? नहीं। वो एक फॉर्मल इनफॉर्मल सोशल अग्रीमेंट था। अगर उसने नहीं किया, अगर उसने उस चीज को पूरा नहीं किया तो आप ये नहीं कह सकते ना कि हम तुम्हें कोर्ट तक लेके जाएंगे। तो एक नॉर्मल सोशल अग्रीमेंट कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। नेक्स्ट है आपका अग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज। यहाँ पे इनकॉम्पिटेंट का मतलब होता है वो लोग जिनको लॉ ने कह दिया है, जिनको कोर्ट ने कह दिया है कि ऐसे लोग द्वारा कोई भी अगर अग्रीमेंट होता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। हमने बताया था माइनर जो 18 साल से कम के लोग होते हैं वो लोग ना तो वोट दे सकते हैं, ना तो वो कोई भी अग्रीमेंट ऐसा कर सकते हैं जो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले। अगर कोई इंसान मानसिक रूप से अविकसित है, उसके द्वारा किया गया कोई भी अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। जब हम लोग एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा प्रॉपर दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोर्ट ने इनकॉम्पिटेंट कह दिया है। लेकिन यहाँ पे समझने के लिए जो माइनर होते हैं, जो 18 साल के कम के एज होते हैं, जो दिमागी रूप से अविकसित होते हैं, ऐसे लोग द्वारा कोई भी अग्रीमेंट कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आपका अग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है बच्चा सहमति। कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। और फ्री मतलब होता है बिना किसी दबाव के अगर आप किसी चीज में सहमति दें तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप ले सकता है। लेकिन अगर आप पे दबाव डाला जा रहा है कि हाँ तुम हाँ बोलो, उस केस में अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। हमने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि ए ने बी को ऑफर दिया कि तुम मेरे स्कूटर 10,000 में लो। बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन बाद में बी ने ए को डराया धमकाया और उसको केवल 5,000 रुपए दिए। अब आप बताइए, ए चाहे तो इस चीज को कोर्ट तक लेके जा सकता है, लेकिन ए अगर डर के बैठ जाए, केवल 5,000 रुपए लेके बैठ जाए तो एक प्रॉपर अग्रीमेंट हुआ। वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर ए चाहे तो इस अग्रीमेंट को अगर कोर्ट में लेके चला गया तो कोर्ट बी के खिलाफ एक्शन ले सकती है, लेकिन अगर ए डर के मारे बैठ जाता है और बी के खिलाफ कुछ भी नहीं करता तो ये एक प्रॉपर अग्रीमेंट हो जाता है। तो कोई भी ऐसा अग्रीमेंट जो कि डरा धमका के किया जाए वो कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। नेक्स्ट क्या है? अग्रीमेंट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन। ऐसा अग्रीमेंट जो फ्रॉड, जो मिस्टेक, जो स्मगलिंग, जो इलीगल तरीके से किया जाए वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था क्लास में कि जब हम लोग किसी चीज में अगर हम लोग घूस देते हैं या पैसा देते हैं, मान लीजिए आप
आपसे किसी ने कहा कि हाँ तुम हमें एडमिशन का 18,000 दे दो, हम तुम्हारा एडमिशन करा देंगे, और बाद में वो 18,000 से 2 लाख मांगने लग गया, तो क्या आप जाके उसके खिलाफ केस कर सकते हैं? नहीं। आप तो खुद ही एक इलीगल काम कर रहे हैं कि इसको घूस दे रहे हैं। अब वो घूस अपना बढ़ा दिया तो इसमें आप कुछ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक इलीगल काम है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अग्रीमेंट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ऐसा अग्रीमेंट जो कि इलीगल है। घूस लेना ऑलरेडी इलीगल है। सामने वाले ने पहले आपसे बोला 18,000 दे देना एडमिशन करा देंगे, अब सामने वाला कह रहा है 2 लाख दे देना एडमिशन करा देंगे, तो क्या आप सामने वाले के ऊपर केस कर सकते हैं कि तुमने 18 बोला था, तुम कैसे 2 लाख रुपए मांग रहे हो? वो तो ऑलरेडी एक इलीगल काम कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड। वॉइड का मतलब होता है नल, हमने बताया था क्लास में। ऐसा अग्रीमेंट जिसका कोई सर पैर ना हो। हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मान लो एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को कह दे कि अगर तुम यहां से पैदल दिल्ली चले जाओ या फिर तुम अपना बिजनेस रातों रात बंद कर दो, तो सामने वाले ने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन क्या वो पॉसिबल हो सकता है? क्या वो ऐसा कर सकता है? नहीं। ठीक है, तो ऐसा अग्रीमेंट जिसका कोई सर पैर ही ना हो, बिना बात के अगर 2 लोगों में ऑफर एंड एक्सेप्टेंस हो रहा है, वो करे ना करे वो उसके ऊपर है। रातों रात आप किसी को कह देंगे बिजनेस शट डाउन करने के लिए, वो दूसरे दिन बिजनेस शट डाउन हो जाएगा? कभी नहीं होगा। सामने वाले ने उसको ऑफर दिया और सामने वाले ने, उसके बगल वाले ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। हमने कहा कि क्या तुम अपना बिजनेस रातों रात शट डाउन कर लोगे? सामने वाले ने कहा हाँ कर लेंगे। अब आप बताइए दूसरे दिन वो नहीं कर पाया, तो क्या आप उसके ऊपर केस कर देंगे? ये ऑलरेडी बिना सर पैर का एक बात था, एक अग्रीमेंट था, इसको कभी भी आप लीगल रूप नहीं दे सकते। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल अग्रीमेंट। हमने बताया था पॉलिटिक्स में अगर 2 लोगों में कोई भी बात होती है कि हम आपकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे और वो दूसरे टाइम नहीं ज्वाइन करता है, तो आप उसके ऊपर कभी भी केस नहीं कर सकते। ठीक है, लास्ट है आपका रिलीजियस अग्रीमेंट। हमने आपको बोला है रिलीजियस चीजों में, धार्मिक चीजों में अगर कोई भी अग्रीमेंट होता है तो वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का रूप नहीं ले सकता। आपने अगर किसी मंदिर को बोला है कि हम आपको अगले साल डोनेशन देंगे और आपने फिर उस मंदिर को डोनेशन नहीं दिया, तो क्या मंदिर वाला जो है वो आपके ऊपर केस कर देगा? नहीं। आप अपनी श्रद्धा से डोनेशन दे रहे थे, अब आप नहीं दे पा रहे हैं, तो मंदिर के लोग कभी भी आपके ऊपर केस नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से सबको ये 8 पॉइंट समझ में आ गया होगा। फैमिली अग्रीमेंट, सोशल अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बाय इनकॉम्पिटेंट पार्टीज, अग्रीमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फ्री कंसेंट, अग्रीमेंट फॉर अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वॉइड, पॉलिटिकल अग्रीमेंट एंड सोशल अग्रीमेंट। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो केस है। ये जो केस अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने ऑलरेडी जूम किया था, ये केस बिजनेस लॉ का बहुत पुराना केस है और बहुत सारे लोग बार बार ये केस पूछते, तो आपको ये केस बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए कि ये केस था क्या। मेरे ख्याल से सबको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट। अब नेक्स्ट है, हम जिस केस के बारे में बात कर रहे थे वो है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। और ये केस कब आया था? ये केस हुआ था 1919 में, 1919 में। याद रखिएगा, केस हमेशा ऐसे लिखते हैं, बेल्फर वर्सेस बेल्फर। अब सारे लोग इस केस की कुछ चीजें समझ लीजिए। पहली चीज, हस्बैंड एंड वाइफ इसमें रहते हैं। कौन रहता है? हस्बैंड। इस केस में कौन इन्वॉल्व है? हस्बैंड एंड वाइफ। ये दोनों कहां रहते थे? ये दोनों सिलोन एक जगह है, वहां पे रहते थे। जो हस्बैंड था वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में एक इंजीनियर था। अब हस्बैंड एंड वाइफ घूमने के लिए कहां जाते हैं? हस्बैंड एंड वाइफ घूमने के लिए जाते हैं इंग्लैंड। जब वो लोग घूमने के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो वहां पे जो मिस बेल्फर है, जो वाइफ है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसको इंग्लैंड में ही रुकना पड़ता है, स्टे इन इंग्लैंड। और जो हस्बैंड था उसको वापस आना पड़ता है। जो हस्बैंड है वो वापस आता है सिलोन, क्योंकि उसका काम था। अभी तक मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा कि एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, दोनों सिलोन में रहते हैं। उसके बाद दोनों घूमने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। वाइफ की तबीयत वहां पे खराब हो जाती है। वाइफ की तबीयत क्या होती है? खराब, इल हो जाती है, तो वो इंग्लैंड में ही रुकती है। लेकिन जो हस्बैंड है वो वापस सिलोन आ जाता है और हस्बैंड बोलता है कि वो अपनी वाइफ को हर महीने 30 पाउंड देगा जब तक वो ठीक ना हो जाए।
कुछ महीने तक तो हस्बैंड अपनी वाइफ को 30 पाउंड देता है, लेकिन उसके बाद हस्बैंड और वाइफ में थोड़ा झगड़ा हो जाता है, तो हस्बैंड अपनी वाइफ को पैसा देना बंद कर देता है। तो वाइफ अब हस्बैंड के ऊपर केस करती है कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बात हुई थी कि जब तक हम ठीक नहीं हो जाते वो मेरा मेंटेनेंस खर्चा देंगे जो कि 30 पाउंड है, लेकिन अब मेरे हस्बैंड उसको देने से मना कर रहे हैं। तो वो कोर्ट तक बात लेके जाती है। निचली अदालत में तो वो केस ये जीत जाती है, लेकिन जब वो ऊपर की अदालत में जाती है, जब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तब वहां उनको ये पता चलता है, कोर्ट सीधे कह देता है कि अरे ये तो हस्बैंड एंड वाइफ की बात है, ये तो एक तरीके का फैमिली अग्रीमेंट है। फैमिली में अगर दोनों के बीच में एक समय बात हुई, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक समय बात हुई और आज लड़ाई हो गई, तो वाइफ कभी भी हस्बैंड के ऊपर केस नहीं कर सकती, क्योंकि शुरू में जब दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ था हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, तो कभी ये बात नहीं हुई थी कि कोई कोर्ट कचहरी तक मामला जाएगा। लेकिन वाइफ ने बाद में क्या कहा कि क्योंकि मेरा हस्बैंड हमें पैसा नहीं दे रहा है, हम ये मामला कोर्ट तक लेके जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने साफ साफ कह दिया, वर्डिक्ट कोर्ट का क्या था, कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया कि फैमिली अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, और जो वाइफ है वो ये केस हार जाती है। मेरे ख्याल से सबको ये केस समझ में आया होगा। ये केस है बेल्फर वर्सेस बेल्फर। 1919 में ये केस हुआ था। एक हस्बैंड एंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों सिलोन सिटी एक है वहां रहते हैं। हस्बैंड इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर रहता है। ये दोनों घूमने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। जब ये दोनों घूमने के लिए इंग्लैंड जाते हैं तो जो वाइफ है उसकी तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन हस्बैंड क्योंकि काम करता था तो वापस से वो सिलोन आ जाता है। अब हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में एक बात हुई जिसमें हस्बैंड कहता है कि जब तक तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक होती हम तुमको 30 पाउंड दे दिया करेंगे। वाइफ ने कहा ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद हस्बैंड एंड वाइफ में लड़ाई हो जाती है और हस्बैंड अपनी वाइफ को ये पैसा भेजना बंद कर देता है। अब वाइफ कोर्ट तक चली जाती है और ये कहती है कि मेरा पति अब हमें पैसे नहीं दे रहा है, मेंटेनेंस का खर्चा नहीं दे रहा है। निचली अदालत पे तो वो ये चीज जीत जाती है केस, लेकिन जब वो ऊपर की अदालत में जाती है, जब वो सुप्रीम कोर्ट तक जाती है, तो वहां पे सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि अरे ये तो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच की बात थी, ये तो एक तरीके का फैमिली अग्रीमेंट है। फैमिली अग्रीमेंट कभी भी एक कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब इन दोनों में बात हुई थी तब तो ये दोनों में कभी भी ये ऐसा नहीं था ना कि ये मामला कभी कोर्ट तक जाएगा, कभी नहीं था ऐसा। आज जब दोनों में लड़ाई हो गई तो ये मामला कोर्ट तक आया, लेकिन जब शुरू में अग्रीमेंट हो रहा था तब तो कोई इंटेंशन नहीं था ना कि इसको एक लीगल रूप दिया जाए। तो इसीलिए क्या बोला गया है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट बट ऑल अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो इस केस में जो वाइफ है, वाइफ लूजेस द केस, वाइफ जो है वो केस हार जाती है और उसके हस्बैंड को 30 पाउंड फिर नहीं देना होता है। जब एक बार कोर्ट ये कह देता है कि फैमिली अग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी अगर अग्रीमेंट होता है उसको कभी भी कोई लीगल रूप नहीं दिया जा सकता। मेरे ख्याल से सबको बेल्फर वर्सेस बेल्फर का केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जब बिजनेस लॉ का होगा तो हम लोग उसमें पढ़ेंगे कि क्या क्या क्लासिफिकेशन है कॉन्ट्रैक्ट के। मेरे ख्याल से अभी तक जितना भी हमने बिजनेस लॉ में पढ़ाया है सबको समझ में आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज होती हैं, कौन कौन से ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहला सकते। और ये जो केस हमने डिस्कस किया है बेल्फर वर्सेस बेल्फर 1919। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।